हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है साहिल नायक। जैसा कि आपको पता है कि हमने अब तक अपने भाग 2 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें भाग 1 का जो नाम था उसका नाम था संघ और उसका राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत मैंने आपको 4 आर्टिकल बताए थे। ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 जो था उसमें कहा गया था कि भारत राज्यों का संघ है, इसके अंतर्गत इतने राज्य इतने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। और आर्टिकल नंबर 2 जो है उसमें कहा गया था कि संसद चाहे किसी भी विदेशी राज्य को जो भारत में शामिल होने के लिए इच्छुक है उसे भारत में शामिल कर सकती है बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको सिक्किम को बताया था कि 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी तरह आर्टिकल नंबर 3 जो है वह कहता है कि संसद चाहे किसी भी वर्तमान भारत के किसी भी वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है, चाहे वो नाम में परिवर्तन कर सकती है या फिर क्षेत्रफल में परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि जब भी आर्टिकल नंबर 2 या 3 का प्रयोग होगा तो उसमें राष्ट्रपति दखल कभी नहीं देगा। तो इसी तरह हमारा जो भाग 1 है कंप्लीट हो जाता है। भाग 2 की तरफ चलते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल नंबर 6 जो है 5 जो है आर्टिकल नंबर 5 जो है वह कहता है कि जब भी संविधान लागू होगा तो भारत के लोग स्वयं भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेंगे। यह कहा गया था आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल नंबर 6 कहता है कि विभाजन के दौरान भारत के विभाजन के दौरान जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वह भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत उन्हें भारत की नागरिकता देगा। लेकिन एक डेट फिक्स की गई थी, वो डेट थी 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले भारत नागरिकता उन्हें देगा। इसी तरह आर्टिकल नंबर 7 जो है वह कहता है कि विभाजन के दौरान जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और वह वहां पर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और वो वापस भारत में आकर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत उन्हें भी भारत की नागरिकता देगा। लेकिन डेट दी गई थी 19 जुलाई 1948 से पहले तक। आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि चाहे आप विदेश में घूमने जाएं, व्यापार करने जाएं, नौकरी करने जाएं, यहाँ तक कि शादी तक कर ले, लेकिन आपकी नागरिकता भारत की रहेगी। आर्टिकल नंबर 9 जो है वह कहता है कि जब तक आप किसी विदेशी नागरिकता को नहीं स्वीकार लेते जब तक आपकी नागरिकता भारत की ही होगी। जैसे ही आप किसी विदेशी नागरिकता को स्वीकार लेते हैं तो आप भारत की नागरिकता से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है। आर्टिकल नंबर 10 जो है वह कहता है यदि आप कोई देश विरोधी कार्य करते हैं तो आप भारत सरकार आपकी नागरिकता को बर्खास्त कर देगी या फिर समाप्त कर देगी। आर्टिकल नंबर 11 कहता है कि जब भी नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बनाना होगा तो उसके लिए संसद की अनुमति लेनी होगी। संसद की अनुमति के बिना कोई भी नागरिकता संबंधी कानून नहीं बनाया जा सकता और उस कानून का जो मसौदा होगा वह गृह मंत्रालय तैयार करेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था। भाग नंबर 3 तक पहुंचने से पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूँ नागरिकता संबंध से। एक था नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 यह अधिनियम 1955 में लाया गया था। यह अधिनियम इसलिए लाया गया था क्योंकि भारत के भारत के संविधान में भाग 2 जो है उसमें नागरिकता संबंधी कोई भी ज्यादा कठोर कानून नहीं बनाए गए थे। यहाँ तक कि बस यही लिखा गया था कि जो विभाजन के दौरान इन्हें नागरिकता मिलेगी, इसे मिलेगी, बस यही लिखा गया था, ज्यादा कुछ नहीं लिखा गया था। तो ये क्यों लाया गया था? क्योंकि भाग 2 नागरिक भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी कोई भी ज्यादा कठोर कानून नहीं बने थे, इसलिए यह लाया गया था।
तो ये क्यों लाया गया था? क्योंकि भारत के संविधान में नागरिकता संबंधी कोई भी ज्यादा कठोर कानून नहीं बने थे, इसलिए नागरिकता अधिनियम 1955 में ही लाया गया था। ठीक है, इसमें ना 5 बार संशोधन हुआ था। इसमें भी कुछ दिक्कतें निकाल दी गई थी, इसके अंदर भी 5 बार संशोधन किया गया था, जिसमें पहला संशोधन जो था वो 1986 में हुआ था। फिर दूसरा जो था वो था 1992। 1992 के बाद 2003 में, उसके बाद 2005, 2005 के बाद 2019। ठीक है, तो ये 5 बार इसमें नागरिकता अधिनियम 1955 में 5 बार संशोधन किया गया था, यानी कि सुधार किया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है कि हम कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और कैसे भारत की नागरिकता बर्खास्त हो सकती है, यह इसके अंतर्गत लिखा गया था। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ये क्यों लाया गया था, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसके तहत 5 व्यवस्थाएं बताई गई थी, जिसके अनुसार हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। कितनी विधियां बताई गई थी? 5 विधियां बताई गई थी। ठीक है, जो पहली विधि थी वो थी जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर, ठीक है, जिसमें कहा गया कि किसी का भी जन्म यदि भारत में होता है तो वो स्वयं भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा, यह कहा गया था। इसकी विधि, जो विधि 1 थी नागरिकता प्राप्त करने की, उसके विधि नंबर 1 में कहा गया था कि जिसका जन्म भारत में होगा वह स्वयं भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। तो ऐसे में बहुत सी समस्याएं उठने लगी। ऐसे में जो विदेशी भारत में घूमने आते थे, काम करने आते थे, वो भारत में जन्म, उनके बच्चों का भारत में जन्म हो जाता था। तो ऐसा थोड़ी कि हम उन्हें भी भारत की नागरिकता दे दे, क्योंकि ना तो उनके माता या पिता में से कोई भी भारतीय नहीं है, तो हम उसे भारत की नागरिकता कैसे दे सकते हैं। तो ऐसे में कई समस्याएं उठने लगी। तो ऐसे में इसमें 1986 में संशोधन किया गया और कहा गया कि जन्म के आधार पर नागरिकता तभी दी जाएगी जब बच्चे का माता या पिता में से किसी एक को भारतीय होना होगा। यदि बच्चे के माता या पिता में से कोई एक भारतीय है तभी उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी, यह कहा गया था विधि नंबर 1 में, जन्म के आधार पर। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। पहले कहा गया था जिसका भी जन्म, पहले इसमें कहा गया था कि जिसका भी जन्म भारत में होगा वह स्वयं भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेगा। लेकिन 1986 में इसमें 1986 में इस नागरिकता अधिनियम 1955 जो कानून था, इसमें संशोधन किया गया और कहा गया बच्चे को नागरिकता तभी दी जाएगी जब तक उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो। ठीक है, जब बच्चे के माता या पिता में से कोई एक भारतीय होगा तभी बच्चे को भी नागरिकता दी जाएगी, यह कहा गया था 1986 के संशोधन के बाद में। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। विधि नंबर 2 जो थी भारत की नागरिकता स्वीकारने की, वो विधि थी वंश के आधार पर। विधि नंबर 2 कहती है भारत की नागरिकता स्वीकारने के लिए वंश के आधार पर। वंश के आधार पर मतलब कि आपके जो पिता होंगे, आप उनसे आपको नागरिकता, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। हमें किससे मिली है? हमें वंश के आधार पर मिली है। ठीक है, आपको भी वंश के आधार पर मिली है। तो ज्यादातर जो लोग हैं उन्हें वंश के आधार पर ही नागरिकता मिली है, उनके पिता से। ठीक है,
इसमें कहा गया था बच्चे को स्वयं वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन यह केवल पिता सत्तात्मक था। लेकिन यह केवल पिता सत्तात्मक ही था, यानी कि केवल आपके पिता से ही आपको नागरिकता मिलेगी। आपके पिता भारतीय होंगे तभी आपको मिलेगी, चाहे आपकी माता क्यों ना भारतीय हो। यदि आपकी माता भारतीय है तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, और अगर आपके पिता जो भारतीय होंगे तभी आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। यह कहा गया था विधि नंबर 2 में, ठीक है। लेकिन 1992 में इसमें संशोधन किया गया और कहा गया कि वंश के आधार पर, चाहे वो माता से आई हो चाहे पिता से आई हो, नागरिकता दोनों में से किसी से भी वंश के आधार पर मिल सकती है, ठीक है। यह संशोधन हुआ था 1992 में। तो इसके तहत यह बात कही गई थी कि वंश के आधार पर चाहे माता हो या पिता हो, किसी से भी बच्चे को मान्यता प्राप्त, नागरिकता प्राप्त हो सकती है, ठीक है। नोट डाउन कर सकते हैं। अब विधि नंबर 3, पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर यदि आपको भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है, मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है, वह भारत में आकर भारत की नागरिकता स्वीकारना चाहता है, तो उसके लिए कहा गया है इसमें कि आपको 7 वर्ष भारत में रहना होगा और भारत की एक भाषा आनी चाहिए, और आप पे कोई भी पुलिस केस नहीं होना चाहिए, तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है? ठीक है। इसमें विधि नंबर 3 जो है, इसमें कहा गया है पंजीकरण के आधार पे आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, जिसमें आपको 7 वर्ष भारत में रहना होगा और भारत की कोई ना कोई एक भाषा आनी चाहिए, मान्यता प्राप्त भाषा में से कोई भी एक भाषा आपको आनी चाहिए, और आपके ऊपर कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जब आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, ठीक है। तो ये 3 विधियां आपको बताई। विधि नंबर 4 जो है वो है देशीकरण के आधार पर। विधि नंबर 4 जो है देशीकरण के आधार पर, इसमें कहा गया है कि यदि आपको भारत की नागरिकता स्वीकारनी है तो उसके लिए आपको या तो कोई कला या विज्ञान या किसी भी चीज में निपुण होना चाहिए, और आपको इसके अंतर्गत 10 साल, कम से कम 10 साल भारत के अंतर्गत रहना होगा, और आपको भारत की मान्यता प्राप्त कोई भी एक भाषा आनी चाहिए, तब आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, ठीक है। क्या कहा गया? ठीक है। तो विधि नंबर 4 जो है, इसमें कहा गया है देशीकरण के आधार पर आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, जिसमें आपको कम से कम 10 साल भारत में रहना होगा। कितने साल? 10 साल भारत में रहना होगा, और आपको किसी कला या विज्ञान में निपुण होना चाहिए, और आपको भारत की मान्यता प्राप्त कोई भी एक भाषा को आना बेहद आवश्यक है, तभी आपको
देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ठीक है, ये विधि नंबर 4 कहता है। विधि नंबर 5 जो है, अर्जित भूमि। अर्जित भूमि के आधार पर विधि नंबर 5 कहती है, अर्जित भूमि के आधार पर आपको भारत की मान्यता मिल सकती है। यानी जैसे मैंने आपको बताया ना कि संसद चाहे किसी भी विदेशी नागरिकता को, किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल कर सकती है। तो भारत में जब संसद भारत में किसी अन्य राज्य को शामिल करेगी, तो ऐसा थोड़ी कि वो उसे नागरिकता उसकी अलग हो, उसकी भी तो नागरिकता भारत की होनी चाहिए। तो ऐसे में कहा गया कि जब भी संसद किसी भी विदेशी राज्य को भारत में शामिल करेगी, तो वहां के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह कहा गया विधि 5 के अनुसार। ठीक है, क्या कहा गया? ठीक है, जब भी किसी विदेशी राज्य को भारत में शामिल किया जाएगा, तो वहां के लोगों को स्वयं भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया था कि 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में स्वीकार किया गया। 16 मई 1975 22वें राज्य के रूप में सिक्किम को। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था। तो वहां के लोगों को भारत की नागरिकता भी दी गई थी। ठीक है, तो ये 5 विधियां मैंने आपको बताई। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो ठीक है, 5 विधियां अभी आपको बताई। पहली थी जन्म के आधार पर, दूसरी थी वंश के आधार पर, तीसरी जो थी वो थी पंजीकरण के आधार पर, चौथी जो थी वो थी देशीकरण के आधार पर, और 5वीं जो थी वो अभी कराई थी वो थी अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, ये 5 विधियां है जिससे भारत की नागरिकता स्वीकार की जा सकती है। यदि आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।